हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो जैसे जैसे बताएंगे अगर आप लोग वैसे वैसे परीक्षा में लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसे जैसे लिखे हैं बिल्कुल आप लोग वैसे वैसे लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, तो गाँव में हो सकता है। भारत गाँवों का देश है और भारत किसानों का देश है। और अपना जो देश भारत है ये गाँवों का देश है। जो भारत है ये गाँव से मिलकर बना हुआ है और जो अपना देश भारत है ये किसानों का देश है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। और भारत की आत्मा कहाँ पे बसती है, तो भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है, क्योंकि जो अपना देश भारत है ये गाँव का देश है और जो अपना देश भारत है ये किसानों का देश है। और भारत की आत्मा कहाँ पे निवास करती है, यानी कहाँ पे बसती है, तो गाँव में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इसी बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था, उस पे चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस था, तो जो बहादुर था ये चोर नहीं था, इस पे चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। और बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदारों ने लगाया था। और किसका आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। और कितने रुपए चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा था। और आरोप लगने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भला बुरा कही थी। और जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगा तो जो निर्मला थी वो बहादुर को बहुत ही भला बुरा कहती है। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था और जो बहादुर था ये निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। और जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगा तो निर्मला बहुत भला बुरा कहती है और बहादुर चोर नहीं था। इसी बात से वो आहत होकर लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। और जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला जाता है तो बाद में पता चलता है कि बहादुर चोर नहीं था। तो निर्मला को इसी बात का अफसोस है कि वो बहादुर को बहुत ही भला बुरा कही थी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देवनागरी में संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में हम कौन कौन सी भाषाएं लिखते हैं, तो संस्कृत लिखते हैं, प्राकृत लिखते हैं, मराठी लिखते हैं, नेपाली लिखते हैं। ये सभी भाषाएं हम किस में लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा
और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसीलिए है कि लोग श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसीलिए बना हुआ है कि जो लोग हैं ये श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रम विभाजन क्या है, तो श्रम के आधार पर विभाजन यानी काम के आधार पर विभाजन। एक व्यक्ति है जो लकड़ी से यहाँ पे टेबल कुर्सी बनाता है तो उस आदमी को लोग क्या कहने लगेंगे, बढ़ई बोलने लगेंगे। अगर एक व्यक्ति है जो लोहे से हंसुआ और खुरपी बनाता है तो उसे लोग क्या बोलने लगेंगे, लोहार बोलने लगेंगे। और अगर मान लीजिए किसी लड़के का पिता अगर बढ़ई हैं तो पिताजी बोलेंगे कि तुम भी बढ़ई बन जाओ, लेकिन लड़के का मन है यहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। तो यहाँ पे देखिए वो लड़का ना ठीक से यहाँ पे बढ़ई बन पाएगा, उसको इस काम में मन नहीं लगेगा क्योंकि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है। और यहाँ पे देखिए ना वो ठीक से बढ़ई बन पाएगा और ना ठीक से वो डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वो बेरोजगार हो जाएगा और उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने निम्नलिखित बातों को आवश्यक माना है। यहाँ पे पहला देखिए, लोगों में आपसी भाईचारा हो। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों में आपसी भाईचारा का होना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। चाहे वो बड़ा जाति का हो, चाहे वो छोटा जाति का हो, सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा देखिए, सामूहिक दिनचर्या हो, सभी लोग एक दूसरे से बातें करें, सभी लोग एक दूसरे के साथ उठे बैठे घूमे फिरे। इससे भी क्या होता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होता है। तीसरा देखिए, संविधान तथा समाज का सम्मान करना, और जो हमारा भारतीय संविधान है इसका सम्मान करना, और जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज का भी सम्मान करना। और यहाँ पे देखिए चौथा देखिए, आपसी भाईचारा का भावना हो, और हम सभी में जो समाज के लोग हैं इनमें आपसी भाईचारे का भावना होना चाहिए। और पांचवा देखिए, लोग अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकें, और जो लोग हैं ये अपना अनुभव दूसरे लोगों को आदान प्रदान कर सके, इससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होता है। तो ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि यह विदेशों का विकास चाहते हैं, इसी कारण अपने वस्तुओं से दूर होते हैं तथा विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो नेताओं के बारे में कवि की यही राय है कि जो नेता लोग हैं ये विदेशों का विकास चाहते हैं और अपनी देश की वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं और विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7
7 नंबर प्रश्न है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए भारत का यथार्थ चित्रण किया है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में जो कवि है ये भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए भारत का यथार्थ चित्रण किया है। भारत माता का शरीर श्यामला है। भारत माता का शरीर कैसा है? तो श्यामला है। धूल भरा मैला सा आंचल है। और भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है। और गंगा यमुना के जल आंसू स्वरूप हैं। और जो गंगा जमुना के जल हैं ये किनके आंसू स्वरूप हैं? तो भारत माता के आंसू स्वरूप हैं। ग्राम्य छवि को दर्शाती हुई भारत माता की प्रतिमा उदासीनी है। और ग्राम्य छवि को दर्शाती हुई भारत माता की जो प्रतिमा है ये कैसी है? तो उदासीन है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। जो बिरजू महाराज थे ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आने वाले समय में ये पूछा जाएगा। तो बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जनता की भ्रिकुटी यानी जब जनता की भ्रिकुटी का अर्थ क्या होता है? तो भौं होता है। तो जब जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होता है तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जनता की भ्रिकुटी टेढ़े होने पर क्रांति होती है और राज्य की सत्ता बदल जाती है। जनता की जब भ्रिकुटी यानी जब भौं टेढ़ी होती है तो देश में क्या होता है? क्रांति होता है। राज्य में क्रांति होता है और राज्य की सत्ता क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। किस रोग से ग्रस्त बताया? तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे हिंदी के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और जैसे जैसे आपको बताए हैं अगर आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लिख दीजिएगा तो आपका 100% नंबर मिलेगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और पीडीएफ और रिजल्ट आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है और इसका भी पीडीएफ हम बताएंगे कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आइए देखते हैं। सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो इसे आपको क्या करना है? ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ASK फिर CLASS आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और आज देखिए 25 अगस्त है और टेस्ट का समय कब होता है? तो सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे दिन तक होता है। 7 बजे से और 2 बजे के बीच में आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा।
तो बस आपको ऊपर वाला यानी सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है, बस यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, फिर नेक्स्ट पे दबाना है, फिर एक बटन ये देखिए यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगता है उस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट का बटन दबाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक ऑप्शन इसमें से कोई, फिर आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। ऐसे ही 20 यहाँ पे प्रश्नों का टेस्ट दे लीजिएगा और लास्ट में आएगा सी रिजल्ट, उसको आप लोग दबा दीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो टेस्ट आप लोग दे लीजिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। और ये जो टेस्ट है ये बच्चे दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बजे तक ही टाइम था, तो इसका रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ आना है, तो डाउनलोड यहाँ पे देखिए पीडीएफ लिखा हुआ है। इस डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, बस डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग इसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अभी हम यहाँ पे हिंदी पढ़ाए हैं उसका आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी जो ये फोटो है इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फोटो पे क्लिक कीजिएगा ये ओपन हो जाएगा। आपको अब यहाँ पे नीचे आना है, अगर इसे पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए हिंदी का सब्जेक्टिव और यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। तो बस आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो जो अभी हम आपको 10 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाए थे उसका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब 8:30 बजे लाइव क्लास होगा तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।